नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश और बात बीजेपी की, आडवाणी की, मोदी की। सबसे पहले मेरा पॉइंट। 6 अप्रैल 1980 को जब बीजेपी बनी थी तो यह साफ था कि जनसंघ का जनता पार्टी का प्रयोग विफल हो चुका था और बीजेपी को अपनी नई दिशा तलाशनी होगी। चेहरे सिर्फ दो थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे। वाजपेयी विदेश मंत्री और आडवाणी सूचना मंत्री। आज इस बात को 34 साल से ज्यादा हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और सरकार को अपने पूरे कब्जे में करने के लिए 34 महीनों से भी बहुत कम समय लिया। नरेंद्र मोदी ने आते ही अमित शाह को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पर लगने वाले उन आरोपों को ही खत्म कर दिया कि पार्टी प्रेसिडेंट अलग और प्राइम मिनिस्टर अलग। अब बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह की है। एक समय आडवाणी के चेले रहे नरेंद्र मोदी ने गुरु को बुरी तरह से मात दे दी है। मोदी और आडवाणी का रिश्ता इतना करीब था कि आडवाणी ने मोदी के गुजरात से बार बार लोकसभा जीती। जब आडवाणी ने इस्तीफा देते हुए यह पत्र लिखा कि कहां गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मोदी 283 सीटें लेकर आएंगे और बीजेपी के दिशाहीन होने की आडवाणी की दलील उनको इतनी भारी पड़ेगी। रूठने मनाने की ड्रामेबाजी आडवाणी ने भी बहुत की थी और सार्वजनिक तौर पर, जिससे कि सीधे आडवाणी के बड़े कद को जबरदस्त धक्का लगा। फिर ऐसा समय आया गोवा की बैठक से लेकर दिल्ली तक जब आडवाणी मार्गदर्शक तो नहीं लेकिन मोदी के रास्ते का रोड़ा जरूर नजर आने लगे और तभी से यह साफ हो गया कि मोदी युग में आडवाणी की कोई जगह नहीं। संघ के लोगों ने भी दबी जबान यह कहना शुरू कर दिया कि आडवाणी को उनका मौका 2009 में मिल चुका था और वो हारे हुए साबित हुए, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बात साफ है कि आडवाणी अमित शाह और मोदी के राज में अपनी लिखावट को नहीं बदल पाए और बीजेपी ने उनके कद के नेता के बाहर जाने का सबसे शर्मनाक तरीका ढूंढा है। 1980 में बनी बीजेपी और तब से पार्टी का चेहरा रहे हैं अटल आडवाणी, लेकिन अब बीजेपी से अटल आडवाणी युग समाप्त हो गया है। वाजपेयी खराब सेहत के चलते सक्रिय नहीं हैं। आडवाणी लंबे समय से हाशिए पर थे, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें एक तरह से जबरन रिटायर कर दिया है। नए संसदीय बोर्ड से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हटाकर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ जगह दे दी गई है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इसके सदस्य हैं। ये मार्गदर्शक मंडल है जो पार्टी को मार्गदर्शन देता रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों नेताओं को केंद्रीय चुनाव समिति में भी जगह नहीं मिली। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने आडवाणी और जोशी दोनों को राज्यसभा भेजने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का लगातार विरोध करते रहे आडवाणी लोकसभा अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई। जोशी को राज्यपाल बनाने की बात थी, मगर बात नहीं बनी। अब बीजेपी के विरोधियों को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। वो मार्गदर्शक मंडल नहीं है, वो मोकदर्शक मंडल है। ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम है जिसमें इन तमाम लोगों को रखा जाएगा। संसदीय बोर्ड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह देकर संदेश दिया गया है कि पार्टी के मुख्यमंत्रियों में वो अब सबसे वरिष्ठ हैं। अध्यक्ष बनने की दौड़ में अमित शाह से पिछड़े जेपी नड्डा को भी संसदीय बोर्ड में जगह मिल गई है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के संविधान में ना तो मार्गदर्शक मंडल नाम की कोई संस्था है और न ही इसे कोई अधिकार हासिल है। जाहिर है ये व्यवस्था सिर्फ इन बुजुर्ग नेताओं को ये दिलासा देने के लिए है कि पार्टी में उनका सम्मान अब भी है, लेकिन हकीकत ये है कि चाहे आडवाणी हो या फिर जोशी, दोनों को पार्टी में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। संकेत बिल्कुल साफ है,
बदले वक्त में बीजेपी भी बदल गई है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ ऐसा पैनल मौजूद है जिन्होंने लंबे वक्त से अडवाणी और भारतीय जनता पार्टी की सियासत को देखा है। एनके सिंह मेरे साथ मौजूद है, बलदेव शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, अनंत बगैतकर मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजय गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा अपना ये मानना है कि इससे ज़्यादा, जैसे मैंने अपने एडिटोरियल में कहा, इससे ज़्यादा शर्मनाक तरीका लाल कृष्ण आडवाणी के लिए नहीं हो सकता था बीजेपी की सक्रिय फैसलों की व्यवस्था में से हटाए जाने का। एनके सिंह, क्या ये वाकई शर्मसार करता है आडवाणी को? एक युग का अंत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लाख बीजेपी कहती रहे कि नहीं वो गाइड रहेंगे, फैक्ट ये है कि एक युग का अंत हुआ। 24 साल इस पार्टी के बनने के बाद, लगातार पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहने के बाद आज पहली बार ये हुआ है कि आडवाणी इसमें नहीं होंगे। और आडवाणी जीरियाट्री डिजीज से नहीं ग्रसित हैं, बुढ़ापे की उनको बीमारी नहीं है, कान से सुनना नहीं बंद हुआ है, आंख से देखना, और दिमाग पूरी तरह से चैतन्य है। और एक बड़े बीजेपी को आडवाणी नहीं चाहिए, मोदी और अमित शाह की बीजेपी को, इस नई बीजेपी को आडवाणी नहीं चाहिए। इसमें कोई नहीं, मतलब नई बात तो हम लोग प्यार से कह रहे हैं, बल्कि हकीकत यह कि मोदी और अमित शाह की बीजेपी को आडवाणी नहीं चाहिए। जी, अब जरा सा गौर कीजिए पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पे, आर्टिकल 25। इसमें 2 जगह मार्गदर्शक पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताया गया है। 2 जगह खुद ही पार्टी के आर्टिकल 25 में मार्गदर्शक सीपीबी को, पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताया गया है। उसके साथ यह कहा गया स्वीपिंग पावर इसके पास होते हैं। इसका शब्दावली आप देखें, बोर्ड को पार्टी द्वारा भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों और नीति परिवर्तन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार होगा। मतलब स्वीपिंग पावर्स इस बोर्ड के पास होते हैं। कुल मिलाकर सही बात है, आपके 24 साल वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा रहे, अब नहीं है। 2 बार मार्गदर्शक मंडल इसी संविधान के इसी आर्टिकल में है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड शुद्ध रूप से मार्गदर्शक है और स्वीपिंग पावर्स के साथ। और कांग्रेस के एक प्रवक्ता आप कह रहे हैं कि ये तो ओल्ड एज होम बना दिया। बलदेव शर्मा जी, इससे ज्यादा शर्मनाक एग्जिट हो सकती थी लाल कृष्ण आडवाणी की? देखिए, इसमें शर्मनाक जैसा शब्द प्रयोग करना मुझे तो कहीं से उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आडवाणी जी का पार्टी के प्रारंभ से नहीं बल्कि जनसंघ के समय से जो योगदान रहा है, उनकी जो वरिष्ठता है वो कहीं से कम नहीं हो रही है। पर आप लगातार कह रहे हैं कि पार्टी बदल रही है, उसके नेता बदल रहे हैं, तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है और पार्टी नहीं बदलेगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। आडवाणी क्यों नहीं बदले? आडवाणी बदलने का मतलब क्या है? नहीं, आडवाणी लोग कह रहे हैं समय, ये बात देखिए, आज आप उनको मार्गदर्शक बनाएं या मूक दर्शक बनाएं, हकीकत तो ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी पब्लिक स्टैंस लेकर मौजूद थे नरेंद्र मोदी के विरोध में। यहां तक अखिलेश हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, यहां तक नाटक और ड्रामे मौजूद है कि गाड़ी में बैठ गए, फिर गाड़ी से उतर गए। तो ये सब ये आडवाणी का बर्ताव रहा है सार्वजनिक तौर पर। राजनीति में ये सब चलता है। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो सोच रहा है दूसरा उसी तरह से सोचे। अब अमित शाह लेकिन विचार के आधार पर सब एक हैं। और इसलिए आडवाणी जी हों, जोशी जी हों, ये पार्टी के दोनों बहुत ज्यादा सम्मानित नेता हैं, वैचारिक दृष्टि से भी और लोकप्रियता की दृष्टि से भी। लेकिन एक समय सीमा हर व्यक्ति के लिए आती है, चाहे वो मनुष्य हो, व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो। लगातार एक ही व्यक्ति को, तो आडवाणी जी के समय सीमा आ गई थी, वो समझ नहीं पाए। नहीं, ये तो देखिए प्रकृति का नियम है। एक आयु के स्तर पर पहुंचने के बाद बदलाव होगा जरूर, क्योंकि ये देश जिस तरह से हम सब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है, मोदी ये कहते रहे हैं कि ये देश 65% नौजवानों का देश है। अगर उसमें आप उनकी आकांक्षा के अनुरूप बदलाव नहीं करेंगे तो पार्टी कालबाह्य हो जाएगी। ठीक है। और विशेषकर जिस तरह चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, सारा मीडिया कह रहा है कि युवाओं का इसकी जीत में बहुत बड़ा योगदान है। तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए पार्टी को भी अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। उस बदलाव का अर्थ यह नहीं है किसी को कूड़ेदान में फेंक दिया, किसी को तिरस्कृत कर दिया, किसी को शर्मसार कर दिया। ये आशय निकालना मैं उचित नहीं समझता। ठीक है, ये आशय निकालना। अनंत? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरा अलग मत है इन दोनों
हमारे पैनलिस्ट से। ऐसा है कि आडवाणी जी ने जो पत्र लिखा था सबसे पहले, जिसका जिक्र आपने भी किया कि दीनदयाल और उसकी कॉपी है मेरे पास, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने मुझे लगता है अगर आडवाणी जी उसी खत पे अगर कायम रहते तो आज आडवाणी जी की ये दुर्गति नहीं होती। सही बात है। इतना एक सिंपल मेरा उसके बारे में कहना है। ये 10 जून 2013 का खत है उनका। और उसके बाद आडवाणी जैसे यानी हम एक बहुत सम्माननीय और एक बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय राजनीति के, वो खाली बीजेपी के नहीं है, बहुत बड़ा कालखंड उन्होंने देखा है। मुझे लगता है कि अगर वो खत पे कायम रहते तो आज उनकी जैसे दुर्गति नहीं होती। और उन्होंने बार बार जैसे खत लिखा, फिर वापस चले गए, फिर उन्होंने जो कुछ पार्टी ने उनके लिए जो कुछ कहा, बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे लगता है आडवाणी के योगदान को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनकी जो वरिष्ठता है, ज्येष्ठता सही बात है, कोई भी मोदी भी नहीं। इसीलिए मैं जब बलदेव जी रिएक्ट करे कि आप उसको शर्मनाक नहीं कहिए, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो तो सौरव गांगुली की जिस तरह की एक समय स्थिति आ गई थी, सौरव गांगुली विज्ञापन करने लगे थे कि दादा को भूल तो नहीं गए, वैसा ना आडवाणी जी को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ जाए कि दादा को भूल तो नहीं गए। जी, दूसरा एक बिंदु में रखना चाहता हूँ। जैसे आडवाणी जी ने एक इच्छा जाहिर की थी कि वो मध्य प्रदेश से लड़ेंगे, गुजरात से नहीं लड़ेंगे, उस पर भी वो वापस गए। मुरली मनोहर जोशी जी को इलाहाबाद से टिकट नकारा गया और उनको वाराणसी से उनका जो उनको टिकट नहीं और उनको कानपुर भेजा गया। मुझे लगता है इन दोनों नेताओं ने, वो जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अगर वही वो रुक जाते तो मुझे लगता है कि आज ये जो कुछ हम जो चर्चा कर रहे हैं उसकी नौबत नहीं पड़ती। एक सेंटेंस इसमें अब ऐड कर दें। जो अनंत कह रहे हैं, बीजेपी को 26% 1998 में मिले थे, वहां से 2009 तक आते आते 3 चुनावों में 18% पे आ गई। अगर पार्टी दिशाहीन है तो किसकी गलती है? वो भी आडवाणी की थी, क्योंकि 18% पे अगर आप लाते हैं तो आरएसएस के लोग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दबी जबान। बिल्कुल, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी को पूरे समर्थन के साथ दिशाहीन तो आपने किया होगा। मैं अखिलेश को लाऊंगा, उसका पूरा समय और इत्मीनान से दूंगा विजय गोयल को। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ है। अखिलेश, जो पॉइंट यहाँ पर अनंत ने रखा, खाली वो पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, वो उनकी जून वाली चिट्ठी का, अंग्रेजी में जल्दी से इसको अनुवादित कर दूंगा। For some time I've been finding it difficult to reconcile either with the current functioning of the party or the direction in which it is going. मैं पार्टी के कामकाज और जिस दिशा में वो जा रही है उसको समझ नहीं पा रहा हूं। ये लालकृष्ण आडवाणी का 6 जून 2013 का खत था। I no longer have the feeling that this is the same idealistic party created by Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal ji, Nanaji Deshmukh and Vajpayee ji, whose sole concern was the country and its people. Most leaders of ours are now concerned just with their personal agendas. अखिलेश, जब वो ये कहते हैं कि मैंने उन नेताओं के साथ काम किया जो देश के बारे में सोचते थे, आज के नेता जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आडवाणी ने जून 2013 में कमेंट करना शुरू कर दिया था मोदी और अमित शाह, खत्म तो कोई सीन भी नहीं था कि अमित शाह अध्यक्ष बनेंगे। पॉइंट ये है कि ये वाले लालकृष्ण आडवाणी अगर कायम रहते, उसकी अगली लाइन साफ साफ कहती है, आई हैव डिसाइडेड देयरफॉर टू रिजाइन फ्रॉम द 3 मेन फोरम्स ऑफ द पार्टी, नेमली नेशनल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड द इलेक्शन कमेटी। तीनों पार्टी के वरिष्ठतम डिसीजन मेकिंग बॉडी से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अगर आडवाणी इस पे कायम रहते तो क्या आज की स्थिति से बच जाते आडवाणी? अखिलेश, अभिज्ञान, अगर आपको याद होगा, इस 10 जून 2013 को हमारी भी चर्चा इसी फोरम पे, इसी मंच पर हुई थी। बिल्कुल हमने न्यूज पॉइंट में चर्चा की। बिल्कुल, आपको तब अगर याद होगा तो ये बात मैंने कही थी कि ये जो चिट्ठी है आडवाणी की, ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में विज्ञापन का काम करेगी। और बिल्कुल मैं आपको इस बात को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो आडवाणी ने तब बात कही थी कि लोग अपने पर्सनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं, पार्टी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते से भटक गई है। एजेंडा आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने तो भविष्य देखकर ये 2013 में चिट्ठी लिख दी थी। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद सवाल ये पूछा जाना चाहिए लालकृष्ण आडवाणी से कि फिर वो इसी पार्टी में इन्हीं लोगों के साथ काम भी करते रहे। वही बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्हीं की अगुवाई में उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ा। जब वो गांधीनगर से हटकर के भोपाल लड़ना चाह रहे थे, तब पार्टी ने उनके दबाव में आकर उनको ये विकल्प दे दिया कि आप गांधीनगर या भोपाल जो सीट चाहें उससे लड़ लीजिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तब उन्होंने गांधीनगर की सीट चुनी। उसके बाद वो मोदी सरकार में जाहिर सी बातें काम नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे। पार्टी ने उनसे कहा कि आप राज्यसभा चले जाइए, राज्यसभा लड़ जाने से उन्होंने इनकार किया।
पार्टी को वो कहते थे कि लोकसभा अध्यक्ष मुझे बनाइए, जाहिर सी बात है कि पार्टी उसके लिए तैयार नहीं होती। तो बीजेपी ने फिर यही तय किया है कि एक ट्रांजिशन जो होना था वो कंप्लीट हो चुका है। एक नया नेता आया है पार्टी के सामने, जिसकी अगुवाई में बीजेपी ने आशातीत सफलता हासिल की है। आज तक बीजेपी को कभी इतनी सीटें नहीं मिली जितनी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी में चूंकि पीढ़ी का बदलाव हो चुका है, इसलिए अब आडवाणी, जोशी जैसे तमाम जो बुजुर्ग नेता, 75 पार के नेता, ये 75 का क्राइटेरिया पार्टी ने तय किया है, जिसके बाद अब इन्हें कोई जगह सरकार में या पार्टी में, संगठन में नहीं है। विजय गोयल साहब, पूरा समय दूंगा आपको और कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा क्यों ये हश्र हुआ लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता का। देखिए, पहले तो मैं अटल जी, आडवाणी जी और जोशी जी की तारीफ करना चाहूंगा कि वही लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। उनसे जो सीनियर रहे उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, किंतु इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। पर अभिज्ञान मैं ये जानना चाहता हूं, किसी भी पार्टी को अपना सिस्टम तय करने का अधिकार है या नहीं है, अपनी समितियां गठित करने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है। मुझे दो शब्दों पे ऑब्जेक्शन है। जब आप कहते हैं कि शर्मनाक स्थिति, दुर्गति, तो मैं समझता हूं उन लोगों से तो पूछिए जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, क्या उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है? वे अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हुए तो हम बोलते हैं, वे अगर मंत्री नहीं बने तो हम बोलते हैं, वे अगर लोकसभा स्पीकर नहीं बने तो हम बोलते हैं, वे अगर संसदीय बोर्ड में नहीं आए तो हम बोलते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज है वो है सम्मान, और ये जो मार्गदर्शक मंडल है ये सम्मान का द्योतक है, सूचक है। आडवाणी जी से तो मेरी बात अटल बिहारी वाजपेयी भी है। विजय जी, आपके पॉइंट एक में मैंने कहा ना, पूरा समय आप ही के लिए होगा। आप सबको दो चिट्ठियां हैं लाल कृष्ण आडवाणी के मेरे हाथों में, दोनों राजनाथ सिंह जी को लिखी हुई। एक चिट्ठी जहां पर वो कह रहे हैं कि साहब ये दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रही है। आप भी जानते हैं मैंने बहुत वर्षों उस पार्टी को कवर किया। और दूसरा कि जब वो बात करने जाते हैं राजनाथ सिंह मिलने नरेंद्र मोदी पर होने वाले फैसले को लेकर, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी लिख कर देते हैं कि अब मैंने ये तय किया है कि मैं आज की बैठक में नहीं आऊंगा, ये उचित नहीं होगा। ये नोट ऑफ डिसेंट है मोदी के ऊपर, पार्टी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के ऊपर औपचारिक तौर पर लिखे गए लाल कृष्ण आडवाणी के 3 से 4 महीने के समय अंतराल के बीच में। ये दोनों ही चिट्ठियां जो हैं, ये ना आपने लिखी हैं विजय जी, ना मैंने लिखी हैं। हाँ प्लीज सर। अभिज्ञान दोनों चिट्ठियां आपकी बिल्कुल ठीक है, और दोनों ही चिट्ठियां आडवाणी जी ने लिखी हैं। किंतु आप जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं वो 10 जून 2013 और उसके बाद की चिट्ठी हैं। इसके बाद आप देखिए ना, आडवाणी जी ने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी कार्यशैली की जगह जगह पर जो तारीफ की है, और आज जिस प्रकार से शासन प्रशासन देश चल रहा है उनकी जो तारीफ की है, उनको भी तो आप बताइए जो अपने भाषणों में कही है। और दूसरी बात यह, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसमें अगर उन्होंने किसी कमी का इंगित किया, हो सकता है पार्टी ने वो कमियां दूर कर ली हो, इसीलिए आज देश के अंदर हमारा शासन है और 283 के लगभग सीटें आई हैं। तो मैं समझता हूं कि आज आडवाणी जी, जोशी जी, अटल जी को किसी प्रकार से कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड में आने की उनको जरूरत हो, पार्टी लेकर आए ना लेकर आए, मार्गदर्शन मंडल में रखे, ये पार्टी देखेगी। पर मैं नहीं समझता कि उनके लिए ये चीजें कोई बड़ी रह गई है। उनके लिए चीज ये है कि जो पौधा उन्होंने लगाया है वो कितना बड़ा हुआ है और वो कितना फल दे रहा है और किस तरह से देश चल रहा है और देश की समस्याएं कैसे हल हो रही हैं, उनके लिए वो ज्यादा बड़ी चीज है। इसलिए ये चिट्ठी बेमानी इसलिए हो जाती है कि इसके बाद आडवाणी जी ने, विजय जी, जिस वो अखिलेश और हमने पिछली बार जब शूट किया था 11 अशोक रोड को, तो हमने देखा भी था कि कैसे आज के समय में बैठने की व्यवस्था है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। मैंने पुरानी व्यवस्थाएं भी बहुत करीब से देखी हैं। खाली एक छोटा सा पॉइंट जैसे पूछ रहा हूं, पार्टी का फैसला है, उसको कोई दिक्कत नहीं, 3 कुर्सी और लग जाती तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, कमरा छोटा हो जाता। आप ही कह रहे हैं ना ये लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड या उसके फैसलों की तकरीर से या उसके फैसलों के मसलों से कहीं बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 लोग अगर सम्मान से और बैठा लिए जाते, यहाँ 3 हमारे आज पैनलिस्ट आए, बड़े सम्मान से इनको बुलाया है मैंने, तो उसमें क्या मतलब जगह छोटी पड़ जाती पार्लियामेंट्री बोर्ड में? जो संसदीय बोर्ड में है वो इलेक्शन कमेटी में नहीं है, जो मार्गदर्शन मंडल में है वो मार्गदर्शन मंडल में है। तो सवाल 3 सीटों का नहीं है, सवाल यह है पार्टी किस सिस्टम से चल रही है। आपके हिसाब से तो हमेशा
नई पीढ़ी आएगी नहीं और हमेशा पुरानी पीढ़ी रहेगी, ये जरूरी नहीं है। और ऐसा अडवाणी जी और जोशी जी भी नहीं मानते हैं कि भाई नई पीढ़ी आएगी नहीं। तो नई पीढ़ी को स्थान देने के लिए यही लोग अगर पहल नहीं करेंगे तो दूसरा कोई और पहल करने वाला नहीं, और इन्हीं लोगों ने पहल की है। अन्यथा आप इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं प्रकट होती देख सकते थे, किंतु अच्छा। मैंने देखा है जहां जहां अडवाणी जी और जोशी जी उपस्थित थे वहां वहां उन्होंने सरकार की, पार्टी की, प्रधानमंत्री की, पार्टी के अध्यक्ष की उन्होंने तारीफ ही की है। आप कहीं से भी निकाल कर देखिए। ठीक है, तो यही लोग चाहते थे कि एक मार्गदर्शक मंडल बने जिसमें वो आ जाएं। क्यों नहीं? और कोई संवैधानिक अस्तित्व उसका ना कोई हो। संविधान नहीं, वो ठीक है, संवैधानिक है, वो तो बीजेपी का संविधान है, भारत का संविधान नहीं है। बीजेपी अपना नहीं, एक बात देखिए, चाहे वो सरकार हो, और चाहे वो पार्लियामेंट हो, और चाहे वो पार्टी हो, इन सब जगह पर जहां भी संस्था चलती है वो संस्था के कामों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के तहत और संविधान से बाहर भी व्यवस्थाएं ये बड़ी बात विजय जी आपने बताई कि ये लोग चाहते थे कि उनके लिए मार्गदर्शक मंडल बन जाए, उसमें ये एडजस्ट हो जाए। क्योंकि अब देखिए कांग्रेस आप पर कटाक्ष कर रही है ना, वो कह रही है ओल्ड एज होम बना दिया बीजेपी ने। ये कांग्रेस का मसला है, मुझे कांग्रेस के कटाक्ष से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक पॉइंट मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे थे कि ये लोग चाहते हैं कि असक्रिय हो जाएं ये लोग और ये इनके लिए मार्गदर्शन, ये बात मुझे पहले नहीं बताया। प्रेम शुक्ला अभिज्ञान अभिज्ञान 1 मिनट, मार्गदर्शन मंडल का ये बिल्कुल भी अभी पराये नहीं है कि असक्रिय हो जाए, और वो असक्रिय होने वाले भी नहीं है। किंतु जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, उनसे पूछे ना नरसिम्हन राव का क्या हुआ था, वो मार्गदर्शन मंडल में भी नहीं थे, और इनका क्या हुआ था, अपना सीताराम केसरी का क्या हुआ था। इसलिए कांग्रेस ना ही बोले तो अच्छा है, इसलिए ना उसको वो मूक मंडल कहे और ना वो उसको दर्शक मंडल कहे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ये बताता है, जहां हमारा इतिहास ये है कि हमने हमेशा अपने बुजुर्गों को, हमने हमेशा अपने पार्टी के उन लीडरों को जिन्होंने पार्टी खड़ी की, हमने सम्मान दिया है। कांग्रेस ने असम्मानित करके उनके साथ व्यवहार किया है। ठीक है, आपने सम्मान दिया है, कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। सब देश देख रहा है किसने कितना सम्मान दिया। प्रेम शुक्ला, ये बड़ी बदली हुई परिस्थिति पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। माफी चाहूंगा क्योंकि मसला आपका शिवसेना का है, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये वाकई भारतीय जनता पार्टी की, जिसके साथ आपको एक बड़े चुनाव में जाना है 2 महीने के भीतर, शायद ये भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा जो हो रहा है? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता। देखिए, भीष्माचार्य जो है वो शरसैया पर भी लेटे रहेंगे तो कहीं से भी उनके सम्मान में कमी नहीं आएगी। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के भीष्माचार्य मार्गदर्शक मंडल में है, और उस मार्गदर्शक मंडल में है जिसके नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी भी सदस्य हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं से किसी प्रकार का अपमानजनक कोई व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उन्होंने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है, नई पीढ़ी के लोगों को स्थान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के संबंधों में कभी इससे कोई परिणाम नहीं पड़ेगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी इसका कोई विपरीत परिणाम मुझे दिखाई नहीं देता। नई पीढ़ी के लोगों को अवसर देने के लिए यदि एक जो है संवैधानिक व्यवस्था नई पार्टी में तैयार होती है, और मार्गदर्शक मंडल में सर्वोच्च नेता है, अटल जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, आडवाणी जी हैं, और स्वयं राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी भी उस मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। इसलिए अगर कांग्रेस कह रही है कि ओल्ड एज होम है, तो मुझे लगता है कांग्रेस का ये अंधत्व है कि वो उसको देख नहीं पा रही कि देखिए उनके यहाँ किस तरह की व्यवस्था है कि अपने वरिष्ठों को निवृत्त करने के अवसर पर भी वो जो सक्रिय लोग हैं और सर्वोच्च लोग हैं उनके साथ रख रहे हैं। बात बताइएगा, आपकी राय में वाकई लाल कृष्ण आडवाणी पिछले 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सियासत में हाशिए पर नहीं रहे? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जब नई पीढ़ी चार्ज लेती है तो कई बार जो सक्रिय लोग होते हैं दिखाई देता है कि सारा अधिकार उनके पास है। तो जब आपके किसी भी व्यवस्था में जब सत्तांतर होता है पर कायम थे। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आडवाणी सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे। आज बदली हुई परिस्थितियां है, 283 सीटें लाकर अगर कोई व्यक्ति सरकार में काबिज होता है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी सरकार आती, तो आप उस स्थिति में नहीं रहते कि उसकी हैसियत को क्वेश्चन कर सके। लेकिन जब तक आप उस परिस्थिति में थे ना, नहीं प्रेम शुक्ला जी, जब तक आप इस परिस्थिति में थे आपने उसको क्वेश्चन किया और लगातार उस पर प्रश्न उठाए। प्रेम नहीं, देखिए, नहीं समझिए, इस बात को समझिए आप। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी जी नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवारी तब तक घोषित न की जाए जब तक 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाए। सिर्फ इतनी सी
उनकी आपत्ति थी। जब कालांतर में उनको ये बात जो है समक्ष आई कि नहीं इससे पार्टी को लाभ होगा, तो मुझे लगता है कि आडवाणी जी की तरफ से कभी विरोध नहीं हुआ। और शिवसेना का भी स्टैंड सिर्फ इतना रहा है कि आप अपने वरिष्ठों का सम्मान रखें, और मुझे लगता है कि कहीं वरिष्ठों के सम्मान में किसी प्रकार की कमी, कहीं से भी आडवाणी जी के लिए किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ से भी अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो है शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के इस सत्तांतर के बारे में किसी प्रकार की कोई विपरीत जो है टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं। आपको लग रहा है कि कतई, आपने नहीं कहा, आपकी राय है, मैं उसका सम्मान करता हूं, आपको लग रहा है कि कतई भी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मुझे लगता है बहुत लंबा वक्त मैंने भी गुजारा इस पार्टी को देखते हुए, उस समय से खास तौर पर जब ये सत्या की तरफ आ रही थी और उसके बाद 6.5 साल सत्ता में रही, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तरीका शायद लाल कृष्ण आडवाणी के जाने का नहीं है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक छोटा सा अंश एक पुराने इंटरव्यू का मैं जानबूझकर आपको दिखाऊंगा शरद यादव से। कल आए ना बिहार के नतीजे, लोगों को लगा देखिए साहब बीजेपी की स्थिति पहली बार मोदी सरकार के बनने के बाद क्वेश्चन में आई है। तब मुझसे जब ये रिश्ता जेडीयू और बीजेपी का टूट रहा था, शरद यादव ने क्या कहा था लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैंने इतने महीनों पुराना इंटरव्यू निकाला है। सुनिएगा छोटा सा अंश उसका, शरद यादव ने तब क्या कहा था आडवाणी के बारे में।